जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी जीके जीएस की क्लास में आपका स्वागत है। सारे विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार बने दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपके क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है तो कॉपी पेन साथ रखें। कई बातें ऐसी होती है जो क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, वो आपको मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा, वो लिख लेना आप। प्रश्न में क्या देगा, देखो, वास्कोडी गामा किस वर्ष कालीकट, ये कालीकट तट पड़ता है। कोझिकोड नामक एक केरल का जिला है और कोझिकोड नामक एक आपके एयरपोर्ट भी है। तो कालीकट कोझिकोड में भारत में वास्कोडी गामा कब आया था? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वास्कोडी गामा है, ये वास्कोडी गामा, ध्यान देना दोस्तों, आपके कहाँ का रहने वाला था? पर्सन ये पूछ सकता है, यानी कि कहाँ का था भाई? पुर्तगाली, पुर्तगाली, पुर्तगाली। अब अगर पर्सन आ जाए, वास्कोडी गामा ने भारत का भ्रमण कब किया था, तो आप बोलोगे सर 20 मई। और कब किया था? 1498। और कई बार प्रश्न आता है कि भारत के लिए समुद्र की खोज किसने की थी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज, भारत के लिए समुद्री समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्कोडी गामा। एक बात बताइए, वास्कोडी गामा जो उतरे थे, ये किस राज्य के तट पे उतरे थे? और केरल का वो तट पूछ सकता है, कालीकट। और ये कालीकट कहां लगता है? केरल में। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि पुर्तगाली भारत में कब आए, तो आप बोलोगे 1498 में। कब आए? और पूछ लेता है ये भारत से कब गए थे? 1900। तो आपसे पूछता है ये लास्ट में जब 1961 में गए थे तो इनका लास्ट अधिकार कौन सा क्षेत्र था? तो कई बार प्रश्न आता है कि पुर्तगालियों से गोवा को कब आजाद करवाया गया? आजाद। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब किया था? गोवा पर कब्जा। तो याद रखना, गोवा पे जो कब्जा किया था ये 1510 में किया था। कब किया था? 1510 में। पुर्तगालियों के हमारे लिए फैसिलिटी क्या है? एक तो याद रखना, प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस या छपाई वाली मशीन वो किसकी देन है? पुर्तगालियों की। और दूसरी याद रखना भैया, तंबाकू। तंबाकू, तो तंबाकू की खेती किसने दी थी भैया? हमें पुर्तगालियों ने। तो यानी कि तंबाकू कैसा पौधा है? भारतीय मूल का पौधा है या विदेशी मूल का पौधा है? और पुर्तगालियों से हमें क्या मिल रहा है? तंबाकू मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। वास्कोडी भारत कब आया था? 1498, जिसके माध्यम से हमारे लिए क्या बन गया? एक समुद्री मार्ग की खोज बन गई। लेकिन पुर्तगालियों का एक व्यक्ति था, 1492 में गया था, जिसका नाम आता है कोलंबस। क्या नाम आता है? कोलंबस। और कई बार यही प्रश्न पूछता है कि कोलंबस ने कहां का दौरा किया था, तो आप बोलोगे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यही प्रश्न बनता है कि अमेरिका को सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन था? कोलंबस। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इस प्रश्न में बिल्कुल राइट उत्तर आपका। लालू यादव हमारे बीच में क्लास में जुड़े हैं। सर आज मैथ की क्लास नहीं होगी। देखो, मैथ की क्लास होगी, लेट होगी, या तो लेट हो सकती है या हो सकता है कल, क्योंकि सर थोड़े से बीमार है, इसलिए आज की क्लास नहीं करवाई जा रही मैथ की। तो बास्कोडी गामा आपका राइट उत्तर हो जाएगा 1492। और 1498, 1492 में किसका उत्तर करोगे? कोलंबस ने। और कोलंबस ने किसकी खोज की थी? यूएसए की। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी युवराज? भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज। वास्कोडी गामा किस तट पे उतरा था? कालीकट तट ना मिले तो कौन सा राज्य मिलेगा? और पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब किया था? 1500। और पुर्तगाली गोवा से कब आजाद करवाए गए हमने? यानी कि गोवा कब आजाद हो गया? 1900। लेकिन प्रश्न आ सकता है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा ये कल बताया था मैंने, मनीष बताएगा। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, काल वाली क्लास खोल के देखो, थाना बेरा पड़ जाएगा। 30 मई आपके 1987 को। और गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 25वां। लेकिन अगर आज बात करें तो राज्यों की संख्या 28 है या 29 है? तो 28 की दृष्टि से एक भारत का 24वां राज्य बना था। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये प्रश्न तो किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रश्न में दिया गया कि भैया गुरु नानक की जन्मस्थली, यहां पे सीधा प्रश्न ये दे दिया कि सिख धर्म का जो पहला संस्थापक या सिख धर्म का पहला जो गुरु था, उस गुरु का नाम ही दे दिया। और नाम क्या है? गुरु नानक। और ये बोल रहा है कि गुरु नानक की जो जन्मस्थली है, जिनमें से आज ननक साहिब कहा जाता है, उस जगह को क्या बोला जाता है? ननका साहिब आपके। और ये ननका साहिब नाम से जाना जाता है। डैश में ये कहां पर स्थित है? ये जगह पूछ रहा है, किस जगह पर है? तो गुरु नानक के जयंती की अगर बात की जाए तो याद रखना, इनकी भैया जो जन्म हुआ था वो 1469 में। कब हुआ था?
1469 में। लेकिन इन्होंने सिख धर्म की जो नींव रखी थी ये 1499 में। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक सिखों के पहले गुरु कब बनते हैं, तो आप क्या बोलोगे 1499। और 1499 से ये गद्दी पर रहते 1539 तक। कब तक रहते 1539 तक। और याद रखना इनका जन्म कब हुआ था 1469 में, ये पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पर, पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पर है। तो इसका राइट उत्तर होगा राय भोईदी तलवंडी। और ये कहां पड़ता है पाकिस्तान। जिस प्रकार से आपको जन्म पूछ सकता है तो यहां पे ये भी पूछ सकता है कि जन्म स्थली तो आपने बता दी तलवंडी है, लेकिन यहां आपसे पूछ सकता है कि 1539 में इसकी मृत्यु कहां हुई थी। तो मृत्यु भी आपके कहां हुई थी, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान में। कहां हुई थी पाकिस्तान की जगह याद रखनी है, तो याद रखना करतारपुर। करतारपुर तो पाकिस्तान के किस जगह पे हुई थी करतारपुर में, ये आपको ध्यान देना है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इतना बता दो मुझे सिखों के लिए इनकी लिपि किसने चलाई थी, गुरु अंगद ने। किसने चलाई थी। सिखों के कितने गुरु रहे हैं युवराज 10 में अगर मैं पूछूं 5वें नंबर का कौन है अर्जुन देव, और 6ठे नंबर का हर गोविंद, और 7वें नंबर का हर राय, और आपके 8वें नंबर का हर किशन, और 9वें नंबर की बात करें तो तेग बहादुर, और 10वें नंबर की बात करें तो गोविंद सिंह। सबके आगे क्या लगाना जरूरी है गुरु लगाना जरूरी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है बैसाखी। सिख धर्म की जो नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम पूछे तो, लेकिन सिखों के बारे में सबसे जानकारी ज्यादा मिलती है, इसलिए सिखों का वास्तविक आपके संस्थापक पूछता है सिख धर्म का गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने नाम के पीछे सिंह लिखने की प्रथा शुरू ही की थी। गुरु गोविंद सिंह ने हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की सहायता से 324 गांवों के लिए एक झील का निर्माण करवाया। हाँ, और अपने नाम पर रखा गोविंद वल्लभ नहीं, गोविंद सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील पड़ती है ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ती है। मानव द्वारा बनाई गई बहुत बड़ी झील यही है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कहां पड़ती है उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखिए कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है मानव द्वारा, याद रखना जयसंबंध। सांबर एक नेचुरल झील है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, क्या है पूछ रहा है ना। अरे मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में, कहां पे है। और ये सोतुगोई अगर बात की जाए तो ये अफगानिस्तान में। किमी करवा लियो थारकनू थे कोनी बक्साओ। ये गवरी वाला ये भी कहां पड़ता है, ये भी आपके पाकिस्तान में। हाँ, तो याद रखना दहमाबाद, और दहमाबाद याद रखना परवरा नदी के किनारे। किसके किनारे परवरा नदी के किनारे। और ये कहां पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणी बिंदु की अगर बात की जाए तो याद रखना दहमाबाद। और सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु की अगर बात करें तो याद रखना मांडा। कौन सा स्थल है मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूर्वी बिंदु पूछता है, उसको बोलते आलम वेरी गुड आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर इसका कौन सा है पूर्वी बिंदु, जबकि इसका सिंधु यानी कि पश्चिमी बिंदु पड़ता है बलूचिस्तान में सुतका गैडोर है। ये आपके बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन इसके जो 3 बिंदु है वो भारत के अंदर है। कौन सी सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम ही क्या बोलते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता। इस हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। और इसकी खोज किसने की थी राखलदास बनर्जी ने नहीं, राखलदास बनर्जी ने तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इस मृतकों के टीले की जगह के बारे में सबसे पहले उत्खनन कार्य करवाया था राखलदास बनर्जी ने। और किस वर्ष करवाया था 1922 में। और बताते यहाँ पे 12 सेंटीमीटर से नृत्य करती एक बालिका की प्रतिमा मिली है, जिसे हम क्या बोलते हैं कांस्य से निर्मित। और याद रखा है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के व्यक्तियों को नहाने के लिए क्या मिले बड़े बड़े स्नानागार। क्या मिले भैया स्नानागार। एक बात बताइए मुझे R37 नामक कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है। R37 नामक क्या मिला है कब्रिस्तान मिला। और ये कहां से मिला है तो याद रखना हड़प्पा से। कहां से मिला है हड़प्पा से। और एक बात बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनकी गलियां और सड़कें कैसी थी। यहाँ की जो गलियां थी और सड़कें थी वो कैसी थी।
याद रखना सर, ये एक ग्रिड पद्धति पे थी। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है, कोई सीधा जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा, यहां से भी बिल्कुल सीधा आ रहा है, इस प्रकार। ऐसी पद्धति को ग्रिड पद्धति कहती है, यानी कि इनकी गलियां और सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पे। कैसे काटती थी भैया, समकोण, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर इनके बने थे। और एक ध्यान देना, इनके जो मकान के दरवाजे होते थे वो सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। और ये घर में जो भी काम लेते थे पानी का, वो गंदा पानी इनके नालियों से जाता था, और नालियां कैसे थी, बिल्कुल ढकी हुई। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जैसे शहरों में रहते ना, उस प्रकार रहते थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता। अगर एक पर्सन पे सारी हिस्ट्री गाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगले पर्सन पे बढ़ते भैया। है पाछा न खुलता, ना धक्को करे, पीछे की ओर खुलते थे, आगे की ओर दो ही खुला। कौन से, अब सड़क की ओर गेट खोला तो सड़क ने न्यू खोल देगा तो गाड़ी होगी तोड़ के चल जाएगी। ऐसे का मतलब नहीं है। जैसे ये सड़क बन गई, आपको समझाता हूं, ये सड़क है, ये क्या है, और ये आपके मकान है। अब मकान का तो दरवाजा ना वो अंदर की ओर खुलेगा। अब बाहर ने कुआड़ खोला तो गाड़ी होगी तोड़ ले जाएगी बहन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेला ने कोई और मकान खोल दे। अब गेला ने भी तो गली सड़क है। मेरा मतलब है कि दरवाजा ना अंदर की ओर खुले हो, न्यू कोनी बाहर ली और खोल दो। बाहर ने तो गाड़ी होगी तोड़ लीजिएगी कुआड़िए ने। हाँ, दरवाजे सड़क की मुख के ओर नहीं खुलते थे, अंदर की ओर खुलते थे, यानी कि मकान का भीतर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये तो पढ़ लिया हमने। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? ये तो सिंपल प्रश्न है, कोई भी कर सकता है। वेदों की रचना की अगर बात करें तो किसने की थी? वेद व्यास ने। वेद कितने बताए गए आपके, और उपवेद भी कितने आते हैं? वेदांग पूछे तो, वेदांग पूछे तो 6 बताने आपको। और ऋग्वेद के अंदर एक बात बताइए, कितने मंडलों का उल्लेख मिलता है? मंडल पूछे तो 10, और सूक्त या श्लोक पूछे तो 1028। एक बात बताइए मुझे, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है या सबसे नया वेद है? इसलिए आपको यहां पे प्रश्न भी दे रखा है पुराना। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? इनमें से कौन से वेद के अंदर जादू टोना का उल्लेख मिला है? जादू टोना यानी कि वश में करना। आपको मन चाहा प्यार आपके कदमों में मिलेगा, बिछड़ा हुआ ही साथी भी आपको मिल जाएगा, है ना, वो आपसे रूठी हुई है उसको भी आप मना लोगे। तो ये सारे के सारे कांड किसमें मिल रहे हैं? अर्थवेद में। चिकित्सा का उल्लेख भी किसमें मिलेगा? आपके अर्थवेद में। और संगीत का उल्लेख कहां मिलेगा आपको? सामवेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां मिलेगा आपको? ऋग्वेद में। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर रहे? यानी कि उस धर्म को चलाने के लिए अलग अलग व्यक्ति, यानी कि, और व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? तीर्थंकर। और कितने तीर्थंकर रहे भैया? 24। और 24 में से ये क्या पूछ रहा है, कौन सा धर्म है वो? तो आप बोलोगे जैन धर्म। कई बार प्रश्न आता है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पूछता और 24वां, ये तीनों पूछे जाते हैं। जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर था उसका था नाम ऋषभ, ऋषभ देव। और ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो आपके पशु का प्रतीक चिन्ह बताइए, वो कौन सा है? पशु नहीं, याद रखिए सांड। क्या था? सांड। यहां का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। जबकि 23वें नंबर का था पार्श्व, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप यानी कि सर्प। और उसके बाद में 24वें नंबर का कौन था? महावीर। कौन था भैया? महावीर स्वामी, जिसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था या वर्धमान था? जबकि सिद्धार्थ इसके पिता का नाम था। लेकिन एक सिद्धार्थ पढ़ोगे आप महात्मा बुद्ध के बचपन, वर्धमान इसके बचपन का नाम था। और ध्यान देना, इस महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह। क्या है भैया? सिंह। जैन धर्म में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जैन धर्म की बैठकें कितनी हुई है, बैठकें, तो जैन धर्म की 2 बैठकें हुई हैं। कितनी बैठकें हुई हैं? एक हुई है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, और एक हुई है आपके मथुरा में या वल्लभी? मथुरा। और मथुरा कहां पड़ती है? आगरा में। और पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? बिहार में। पाटलिपुत्र का आज वर्तमान में नाम क्या है? वेरी गुड। पटना शहर की स्थापना किसने करवाई थी? शेरशाह सूरी ने। जबकि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करवाई थी हर्यक वंश के अंतिम शासक, जिसका नाम आता है राजा उदयन ने। और राजा उदयन ने अपने बाप किसको मारा था? अजातशत्रु को। और अजातशत्रु ने उसके बाप को किस
बाप को किसने मारा था? तो यानी कि अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा, जिसका नाम क्या है आपके? बिंबिसार। तो यानी कि ये एक ऐसा वंश बन गया पितृहंता वंश। तो पितृहंसा वंश इतिहास में पूछ ले तो किस वंश को बोलते हैं? हर्यक वंश को बुलाता है। तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है ना। एक छोटी सी बात बता दो मुझे, तीर्थंकर में आपके कुछ जो तीर्थंकर होते हैं इन्होंने आपके कुछ संप्रदा को अपनाया था। और जैन धर्म की दो संप्रदा होती है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है श्वेतांबर और एक होती है दिगंबर। तो एक बात बताइए, महावीर स्वामी ने कौन सी संप्रदा को अपनाया था, दिगंबर या श्वेतांबर? याद रखना, दिगंबर का मतलब होता है ये अपने तन पे, बदन पे, अपने अंग पे कपड़े नहीं रखते थे, और दिशा को यानी कि चारों दिशा को अपना वस्त्र मान के ये क्या रहते थे? नगण्य रहते थे और जैन धर्म का प्रचार करते थे। तो जैन धर्म में दो प्रकार की संप्रदा हमें देखने को मिली है। एक आपके दिगंबर जो वस्त्रों का धारण नहीं करते, और एक होते श्वेतांबर यानी कि जो सफेद रंग के वस्त्रों का धारण करके जैन धर्म का प्रचार करते हैं। दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा जैनियों का उल्लेख मिलता है, और जैनों का एक मंदिर भी बहुत फेमस है जैनियों के लिए, माउंट आबू में, जिसको बोलते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर। और राजस्थान के बजाय आपको जैनियों के सर्वाधिक जो मंदिर देखने को मिलेंगे वो मध्य प्रदेश में मिलेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर में खूब सारे मंदिर है, उनमें जैन मंदिर भी पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें क्या? मार थप्पड़। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? यहां प्रश्न ये नहीं पूछा कि गौतम बुद्ध मैं किसकी बात कर रहा हूं? महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की। एक बात बताइए, इसके महात्मा बुद्ध का एक और नाम भी है, तो उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ। तो एक बात बताइए, यहां पे मृत्यु की बात कर रहा है, तो मृत्यु हुई थी इसकी 463 में या 483 में? तो याद रखना 483 इसी, और इसकी जगह आएगी कोसी। और ये कोसी नगर कहां पड़ता है? तो याद रखना यूपी में। कहां पड़ता है? अब देखो, यूपी से रिलेटेड आपको अयोध्या राम मंदिर भी याद रखना पड़ेगा जीके में। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इससे रिलेटेड आपको एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे एक दो दिन के अंदर। तो मृत्यु की अगर बात करें तो कुशीनगर में, तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? कुशीनगर। अक्सर एग्जाम में पूछा आता है कि महात्मा बुद्ध का जो बोध गया है ये संबंध क्या दर्शाता है, कि यहाँ पे इसको क्या मिला था भैया? तो ज्ञान की प्राप्ति से कब हुई थी? कब हुई थी भैया? बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, आपके घटता हुआ श्रम आता है, और आपकी ईसवी जो शुरू होती है ईसा मसीह के जन्म से शुरू होती है। तो एक बात बताइए मुझे, ज्ञान की प्राप्ति इसको कितने वर्ष की आयु में हुई थी? वर्ष की आयु पूछा जाता है, तो याद रखना 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? और इसने ग्रह त्याग दिया, क्या कर दिया? ग्रह त्याग दिया। और कितने वर्ष की आयु में ग्रह त्यागा था इसने? घर छोड़ दियो और बोले अब हमेशा ज्ञान के लिए भागेगा, आप मोक्ष माया सब तोड़ दी इसने। ग्रह त्याग का मतलब था घर छोड़ दिया इसने, और फिर हमेशा यानी कि ज्ञान के पीछे यानी कि तपस्या करता रहा है। और बताते कि कितने वर्ष तक इसने तपस्या की थी? 6 वर्ष तक तपस्या करी, घोर तपस्या। उसको कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया? तो याद रखना, जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसके आगे यानी कि इसके पीछे क्या लिखा मिलने लग गया? बुद्ध यानी कि बोध। तो गौतम बुद्ध को बुद्ध यानी कि जो गौतम बुद्ध मिलता है, इसके पीछे बुद्ध का जो उल्लेख है वो कब से माना जाता है? तो याद रखना सर, जब इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति किस जगह हुई? बोध गया। और बोध गया कहां पड़ता है? बोध गया बिहार में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में क्या जवाब दिया? लुम्बिनी। लुम्बिनी में सर इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसका क्या हुआ था? हैप्पी बर्थडे हुआ था। और ये हैप्पी बर्थडे अगर पूछा जाए तो 563 बीसी के अंदर, 563 बीसी के अंदर। और जो लुम्बिनी जगह पड़ती है कहां पड़ती है? आपके नेपाल में। कई बार क्या होता है, नेपाल नहीं देता, इसका राज्य दे देता है। क्या दे देता है? राज्य। जैसे आपको भारत में कोई राज्य दे देगा और बोलेगा किस व्यक्ति का जन्म, जैसे सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? भारत में। भारत के किस राज्य में हुआ? सर उड़ीसा में। उड़ीसा के किस शहर में हुआ? सर कटक में हुआ। इसी प्रकार पूछ सकता है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? सर नेपाल में हुआ। तो नेपाल के किस राज्य में हुआ? तो याद रखना कपिल, आगे लियाऊंगा मैं, कपिल वस्तु राज्य में। और कपिल वस्तु राज्य के किस जगह पे हुआ था? लुम्बिनी। तैयार हो रहे बेटो? सारनाथ में इसने सबसे पहले उपदेश दिए थे। क्या दिए थे? उपदेश। लेकिन महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहां दिए थे? और सारनाथ कहां पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश में। सांची का स्तूप सारनाथ है अशोक के लिए। आर्यभट्टम आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में कवि रहते थे? इसके बारे में सुना होगा, इसने किसकी खोज की है? दशमलव पॉइंट सुना होगा आपने, दशमलव लगाते पर। और एक आपने सुना होगा शून्य, किसकी भैया? शून्य। तो ये किसके दरबार में रहते थे आपको ये बताना है। कुमारगुप्त प्रथम के समय रहते थे, या चंद्रगुप्त सेकंड के समय रहते थे, समुद्रगुप्त के समय रहते, या सकंदगुप्त के समय रहते थे? तो याद रखना ये कुमारगुप्त के समय आपके क्या थे?
प्रमुख कवि थे। और इस कालिदास के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम आता है मेघदूत। क्या नाम आता है? मेघदूत। और एक याद रखना आपके रघुवंश, और एक याद रखना अभिज्ञान शकुंतलम। और भारत का कालिदास किसको बोला गया? सॉरी, भारत के कालिदास को क्या बोलाता है? भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसको बुलाता है? कालिदास। तो एक पुस्तक का नाम बताइए मुझे आप। कर्म भूमि। हाँ, कर्म भूमि, रंगभूमि, गोदान, ये सारी किसकी पुस्तकें हैं? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? यानी कि किस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप है। राजस्थान का नाम पूछो तो राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? राय थाना। और प्लस में इसी का नाम था राजपुताना। या इसी को पहले बोलते थे मरु क्षेत्र। क्या बोलते थे? मरु क्षेत्र राजस्थान के प्राचीन नाम रहे, ठीक है ना। लेकिन यहां प्रश्न क्या पूछा है? कामरूप एक प्राचीन नाम है, ये किसका है? कर्नाटक का या बिहार का? तो याद रखना ये आपके किसका राज्य है? असम का। किसका भैया? असम का। एक बात बताइए मुझे, नेफा किस राज्य का प्राचीन नाम है? नेफा। और एक बात बताइए मुझे, कलिंगा किसका प्राचीन नाम है? कलिंगा। कलिंगा किसका है? और जो नेफा ये किसका है? अरुणाचल का। किसका भैया? अरुणाचल का। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि मद्रास किसका प्राचीन नाम था? तो चेन्नई यानी कि तमिलनाडु को पहले हम क्या बोलते थे? मद्रास। तो एक बात बताइए, इनमें से निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है? यानी कि लोगों की भीड़ पाई जाती है। किस राज्य में जनघनत्व? वेरी गुड। बिहार का कितना है जनघनत्व? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1100। इनमें से किस राज्य में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं? यानी कि सबसे कम है साक्षरता दर है। साक्षरता दर है। तो यानी कि किस राज्य में लोग कम पढ़े लिखे हैं? तो आप क्या बोलोगे? बिहार में। किसमें भैया? बिहार में। यो प्रश्न जोर को है। यो प्रश्न जोर को ना देखो। देखिए भाई, प्रदीप सेशन को शेयर करें सारे विद्यार्थी। बृहदेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर, लिंगराज मंदिर, हम्पी में स्मारकों का समूह। ये पूछ रहा है कि कौन सी जो प्रतिमा है या कौन से जो आपके स्थल है वो किस जगह पे। हमने अक्सर पढ़ा है कि सर जो हम्पी के बारे में आप चर्चा करते हो ना, वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होती थी। और विजयनगर आपके कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो इसलिए हम्पी को हम कहां पकड़ के ले जाएंगे? सीवाड़े के पास में। सर आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर पड़ते हैं ये सिरोही के माउंट आबू राजस्थान में। हो रही हूं मैं। दिल दिल दिलवाड़ा के मंदिर कहां पड़ते हैं? राजस्थान में। उसके बाद में लिंगराज के मंदिर के बारे में सुना है सर, ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अब बच गया एक ऑप्शन। बृहदेश्वर के जो मंदिर पड़ते हैं आपके तमिलनाडु के तंजौर में। तंजौर। तंजौर में कहां पड़ते हैं? तंजौर में। तो इसका उत्तर आ गया आपके बी। तो यानी कि इसका मतलब आपको यह पता चल गया कि ए का बी हो जाएगा, और 2 नंबर का आपके डी हो जाएगा, और 3 नंबर का आपके ए हो जाएगा, और 4 नंबर का आपके क्या हो जाएगा? सी। यानी कि आपको यह याद रखना है बी डी ए सी। बी डी ए सी, ये इस प्रकार का आंकड़ा याद रखना है। तो ये आंकड़ा कहां मिल रहा है आपको? ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न बड़ा लगता है लेकिन कई बार याद रखे। जैसे आपको इतना पता है कि हमारे दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पड़ते हैं? राजस्थान में। यानी कि ऑप्शन डी कितने कोई ऑप्शन के अंदर है? 2 में। तो वही रीजनिंग वाली ट्रिक लगा लो आप, इन दोनों को तो काट दो। फिर आपको पता था कि गुरुजी हम्पी का जो क्षेत्र है ना वो कर्नाटक में। कहां पे भैया? हम्पी कर्नाटक में। यानी कि चौथे का सी किसमें मिल रहा है? चौथे का तो सी इसी में था। यानी कि ऑप्शन तो ये बिल्कुल कट गया। तो एक ऑप्शन बच गया। कई बार क्या होता है हमें 1 या 2 स्थान पता होते हैं और 2-3 नहीं पता होते, तो ऑप्शन में मैचिंग करने से उसका पता चल जाता है। रुक जा तो ही मस्ती भारी है। भारत के इतिहास में किस अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। आपको कुछ नहीं बताना, इतना बताना है कि दिल्ली सल्तनत काल का समय बताना है। इस दिल्ली सल्तनत काल का समय क्या था? जैसे आपने पढ़ा होगा कि सर मुगल साम्राज्य का जो समय था ना वो 1526 से लेकर 1857 तक था। 1857 तक। तो इसमें यह प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत काल का समय क्या था?
इससे पहले यानी कि मुगल काल से पहले दिल्ली सल्तनत काल था, जिसमें जो पहला संस्थापक होता है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक, और लास्ट व्यक्ति होता है इब्राहिम लोदी। पहला वंश होता है गुलाम वंश और लास्ट वंश होता है लोदी वंश, और 5 वंशों से राज करके आपके क्या बना था, दिल्ली सल्तनत काल। और दिल्ली सल्तनत काल का जो प्रमुख आपके वास्तविक संस्थापक जाना जाता है वो आपको इल्तुतमिश को जानता है। किसको जानता है? इल्तुतमिश को। तो यहां प्रश्न में राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बनवारी तो है ही नहीं आज राजवीर। 1206 से लेकर 1526 तक के समय को हम क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत काल। इसमें वंश कितने आए राजवीर? 5 वंश में पहले वंश का नाम बताइयो, और दूसरे वंश का नाम, और खिलजी वंश के बाद में, और तुगलक वंश के बाद में सैयद, और उसके बाद में आपके लोधी। अब इन वंश का टाइम पूछ ले तो गुलाम वंश कब तक रहा था? और ये रहा था 1290 से, और ये आगे वाला 1320 से लेकर 1400, और ये रहा था 1414 से लेकर 1451। फिर ये आप 1451 से लेकर आपके 1500। तो एक बात बताइए, इनमें से कौन सा वंश ज्यादा समय तक रहा, यानी कि समय ज्यादा था उसका? तुगलक वंश का देख लो, लगभग आपको कितने वंश का टाइम मिल रहा है? 96 वर्ष का। इनमें से कौन सा वंश है जो सबसे कम रहा? देखो आपको खिलजी वंश नजर आ रहा है, 10 और 20 कितने होते हैं? यानी कि खिलजी वंश कितने साल तक राज किया था? 30। इनने देख ले तुम्हें कदरों कुतने मोटो मोटो। लोधी वंश ने देख ले 51 से ये 1526 तक, 1526 है ये। हाँ वो देख लियो क्योंकि हो रहे हो। अब देखो यहाँ पे सैयद वंश का समय देख लो कितना है, मोटा मोटा आपके ये 36 और एक कितना हो गया, 37 वर्ष का, जबकि खिलजी वंश का। अब एक बात बता दे मनीष, दिल्ली सल्तनत काल के बाद में कौन सा वंश आया था? वेरी गुड, मुगल वंश का समय कितना है? आपसे प्रश्न पूछेगा दिल्ली सल्तनत काल के ऊपर हमें भारत को मारता था, माल लूटता था, उस शासक का नाम क्या था? यानी कि दिल्ली सल्तनत काल से पहले भारत पे राज कौन कर रहा था लास्ट? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी से पहले राज कौन कर रहा था? हाँ गजनवी। तो कई बार प्रश्न आता है कि मोहम्मद गोरी भारत से चला जाता है और मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था और उसे बोला कि तू एक साम्राज्य चला जिसका नाम क्या होगा? दिल्ली सल्तनत काल। और साम्राज्य में तू जिस वंश की नींव रखेगा तू मेरा क्या है? गुलाम है, तू मेरे नाम पे, यानी गुलाम वंश की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कई बार यह प्रश्न आता है इसकी नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी नींव रखी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। इसकी नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। इसकी नींव रखी थी आपके सैयद वंश की खिज्र खान ने। और इसकी नींव रखी थी बहलोल लोदी ने। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो प्रश्न आएगा कि दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक कुतुबुद्दीन है, और दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक, प्रश्न आएगा दिल्ली सल्तनत काल को बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि दिल्ली सल्तनत काल को खत्म करने वाला, हाँ लेकिन दिल्ली सल्तनत काल का लास्ट शासक जिसके कारण दिल्ली सल्तनत काल डूब गया, इब्राहिम लोदी। तो इस प्रश्न में इतनी जानकारी बतेरी है। अगले प्रश्न न चला पा बतेरी गामा में लुगाइया या छोरिया का नाम हो रहा है, क्योंकि वो महिलाएं कई बच्चों को जन्म देती है तो आस पड़ोस की लुगाई कहे बस कर बहुत हो गया, बतेरा हो गया। तो यानी कि लास्ट के जो महिला या कोई बच्चे होते उसका नाम भी क्या टेक दिया था? बतेरी। दापा, दापा ऐसे नाम नहीं टिका, दाप चुके, यानी कि लास्ट जो है वो दाप की, वो नाम दापली धर दो। अगले प्रश्न में देखिए, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? वेरी गुड। इसने ज्यादा नहीं, इसने यही पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य पूछ रहा है। हाँ, और जिसको आपके किसके द्वारा? हरियर और प्लस में और बुक्का। और इस साम्राज्य की नींव कब रखी थी? और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम पूछूं तो अभी पढ़ा था जस्ट, जो कर्नाटक में है, जिसका चित्र 50 रुपए के नोट पे है। हम्पी। थाने तो हिंट दे दे कि पता करना पड़ा, पेपर में मैंने एक मास्टर भेजना पड़ा और क्या दो हिंट दियो या नहीं उत्तर कौन बताऊंगा ये।
शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित करके किस वंश की नींव रख दी? सूरवंश या सूरवंश की नींव कब रखी थी? 1540 में। कब रखी थी? और ये 1540 से लेकर 1555 तक चलता है। लेकिन याद रखना सूरवंश में शेरशाह सूरी ने जो राज किया आपके, वो किया 1500 आपके 40 से लेकर 1545, ठीक है ना। कलिंजर अभियान में ये मारा जाता है। और एक बात बताइए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था फरीद, फरीद खां। बताते हैं कि इसने तलवार से शेर की एक धाड़ से यानी कि गर्दन को काट दिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शेर, शेर खान। तो बिना हथियार कोई काट सके? अच्छा, मोर है। तो याद रखना शेरशाह सूरी ने भारत में किसके लिए जाना जाता है? ये सड़क निर्माता। कौन है? शेरशाह सूरी। अब भारत में जो मुद्रा पढ़ते हो ना, हमारी मुद्रा का नाम क्या है? तो रूपा नामक जो प्रचलन चलाया वो किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के द्वारा याद रखना इसने इस व्यक्ति को हराया था। किस व्यक्ति को? और हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी ने कितनी लड़ाई की थी? एक पहली लड़ाई की जिसका नाम आता है चौसा का युद्ध 1539, उसमें हुमायूं हार गया। फिर उसके बाद में एक लड़ाई करी जिसका नाम आता है बिलग्राम। क्या नाम आता है? बिलग्राम। याद रखना, जिसे कन्नौज बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है और ये रामगंगा नदी के किनारे पड़ता है। और ये युद्ध हुआ था 1540 में। इस युद्ध के बाद में हुमायूं ने हाथ जोड़ दिए। ऐसा मैं बोल रहा हूं, ऐसा पता नहीं ये भाग गया क्या हुआ, और मुगल वंश कुछ समय के लिए पतन हो गया। और उस पतन की जगह कौन सा वंश आ गया? सूरवंश। पतन का मतलब अंत हो गया, मर गया बेचारा। और बाद में मुगल वंश कब आता है वापस? 1555 में। और 1555 में ही कौन लेके आता है? हुमायूं। और 1555 और 1556 में ये राज करता है। और बताते हैं कि दिल्ली के अंदर इसने एक शहर बनाया था, दीनपना नामक शहर। और दीनपना नामक शहर में इसने क्या बनाई थी? लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय। और पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिर गया और इसकी क्या हो गई? मृत्यु। और वहीं पे इसका क्या बना दिया? मकबरा। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि हुमायूं का मकबरा किस जगह पड़ता है? दिल्ली में। और हुमायूं के बारे में और बाबर के बारे में इसकी चचेरी बहन ने, इसकी बुआ, और बुआ का नाम आता है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है। और याद रखना शेरशाह सूरी का जो मकबरा बना हुआ है ये बिहार की एक जगह पड़ती है, सासाराम, बिहार में। अगले पर्सन को देख लियो के दिए। सलीम चिश्ती की दरगाह निम्नलिखित में से किस जगह पड़ती है? सलीम चिश्ती, बताते हैं कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर और आमेर की पुत्री हरका बाई को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम आता है सलीम। और इस सलीम की जो दरगाह है ये कहां पड़ती है? आपके फतेहपुर सिकरी। और ये कहां बोलोगे आप? उत्तर प्रदेश। और ये फतेहपुर सिकरी नामक शहर किसने बसाया था? अकबर ने। किसने बसाया था? और इस फतेहपुर सिकरी के अंदर दुनिया का सबसे भारी और दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा भी कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा भी किसने बनवाया? अकबर ने। और अकबर ने अपनी पत्नी के लिए मरियम महल, जोधा महल भी कहां बनवाए? फतेहपुर सिकरी में। एक बात बताइए, अकबर के द्वारा, और अकबर का सेनापति था मानसिंह, और मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के समय आने वाला पहला अंग्रेज की बात कर रहा है। तो याद रखना ये आपके 1508 और 1509 के बीच। तो हम बात कर रहे हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस के। किसकी बात करें? एक बात बताइए, ये किसके लिए आए थे? यहां पर उपनिवेश करने के लिए। यहां का कच्चा माल कम दाम में खरीद के उसको बढ़िया प्रोडक्ट बना के उसी चीज को यहाँ पे ये बेच सके। यानी कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाने आ रहे थे ये, कि यहाँ पे गेहूं मिलता है 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो, जैसे उस गेहूं को खरीदेंगे और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा बिस्कुट वगैरह उसको उच्च दाम पर बेच देंगे, यानी कि हमारा ही माल और हमें ही चूना लगाना। तो ये उपनिवेश था, ईस्ट इंडिया कंपनी की ये बात थी। एलिजाबेथ, आपको यह ध्यान देना है। यहाँ का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? कैप्टन हॉकिंस। एक पर्सन बताइए मुझे, जहांगीर का मकबरा किस जगह बना हुआ है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए जहांगीर का मकबरा कहां बना हुआ है। सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर भी करेंगे।
मकबरो थानो कौन बेरो तो के करोगे थे मेरे। तो जहांगीर के मकबरे की अगर बात करें तो दोस्तों याद रखना आपके कहां पड़ता है, लाहौर में। कहां पड़ता है, लाहौर पाकिस्तान। एक बात बताइए, जहांगीर किसका बेटा था? मैं ये बात पूछ रहा हूं आपसे प्रदीप से, किसका बेटा था? अकबर को। और जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां का मकबरा पूछो तो आगरा में। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, किस विश्व विरासत स्मारक में मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में वर्णन किया गया? बताते हैं कि मुगल काल में 150 परिवार यानी कि जो राज परिवार उनके व्यक्तियों को दफनाया गया। कहां पर? हुमायूं के मकबर के आसपास के क्षेत्र, जिसको परिसर बोलते हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे हुमायूं का मकबरा। और एक बात बताइए मुझे, हुमायूं का जो मकबरा तो आपने दिल्ली बता दिया, तो इस प्रश्न में ये बताइए मुझे आपको, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? और बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में। और मुगल काल कहां का अंतिम शासक बना था, यानी कि 1857 की क्रांति में कहां का नेतृत्व करता था? ये दिल्ली का। अगले प्रश्न को देखिए भाई, क्या दिया गया। आवाज रोक ले यार। देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? सर मैथ का क्लास होगा। मैथ का क्लास आज मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि सर की तबीयत डाउन है थोड़ी सी। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो याद रखना, ये लड़ी गई थी मराठों के बीच में, और दुरानी साम्राज्य का शासक था अहमद अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली के बीच में यह युद्ध होता है आपके कब? 14 जनवरी 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए और मराठे हार गए। और पानीपत की दूसरी लड़ाई बताइए, युवराज बताएगा। दोनों ऊपर जाके सो जियो। पानीपत की दूसरी लड़ाई बताइए। 1500। और पहली लड़ाई की अगर बात करूं तो 1526 में। और 1526 में किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया। दूसरी लड़ाई में अगर पूछूं तो एक साइड था अकबर का सेनापति बेराम खां या बेरम खां, और दूसरी साइड था हेमू, जिसमें हेमू डर के भाग गया और जीत किसकी हो गई? बेराम खां यानी कि अकबर की। तो ये तीनों लड़ाइयां आपसे पूछ सकता है। ये 1556 वाली कब हुई थी? तो आप बोलोगे 5 नवंबर को। कब हुई थी? जबकि 21 अप्रैल को। ये कब हुई थी आपके? 21 अप्रैल 1526, जिसमें जीता कौन था? बाबर। जिसके कारण दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत काल खत्म हो गया, लोधी वंश खत्म हो गया। और किस वंश की नींव रख दी हमने? मुगल वंश की। तो सारे विद्यार्थी इतना बता दो, मुगल वंश की दरबारी भाषा क्या थी? मुगल वंश की दरबारी भाषा आपको ध्यान देना, ये थी फारसी। क्या थी? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? ये तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। हमारे बीच में सुनील सर जुड़े हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित में से स्मारक पूछ रहा आपसे युग्म सही है। याद रखना, जो अल्लाही दरवाजा ये पड़ता है दिल्ली में। कहां पड़ता है? और ताजमहल पूछे तो ये कहां पड़ता है? आगरा में। और जो गोलकुंडा ये आपके कहां पड़ता है? हैदराबाद में। जबकि लाल किला कहां पड़ता है? दिल्ली। हवा महल है वो। तो गोलकुंडा कहां आपके? हैदराबाद में। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने डैश वर्ष में शिकागो के अंदर एक धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे आपके? 1800। अब एक बात बताइए, महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? राजवीर बताएगा। हाँ, आज देखो सर ने कहा है कि आज नाइट के अंदर आपके 7:30 से 8:30 बजे आपकी क्लास चलेगी मैथ की, और 8:30 से 9:30, यानी कि आज नाइट का शेड्यूल सुन लो भाई। नाइट में आपकी जो 7:30 से लेकर 8:30 बजे के बीच में आपके जो जीके की क्लास होती थी वो कैंसिल कर दी है। उसकी जगह किसको पोस्टपोन कर दिया? आपके मैथ को। और उसके बाद 8:30 से लेकर 9:30 बजे के बीच में आपके किसकी क्लास को रख दिया गया है? तो याद रखना, रीजनिंग की क्लास बाय सुनील सर के द्वारा। एक्सपर्ट आपके कौन है भैया? मैथ गुरु सुनील गुजर सर। ये टैबलेट लेके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। यहां सुनिए, अफ्रीका कब गए थे? ये 1893। और 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन होता है जिसमें पार्टिसिपेट आपका पूछ रहा है स्वामी विवेकानंद। लालू हमारे बीच में जुड़े हैं। सर आप मैथ वाले हैं क्या? अरे नहीं बोले, किसी को नहीं बोले। ये मैथ वाले गुरुजी ये नहीं बोले आपको। आपके लिए तो देखो लाइव भी आए बीच में चैट करने। पैरासीटामोल लेके रेस्ट कर रही है, इनको बुखार चढ़ा हुआ 106 डिग्री। यहाँ पे क्या दिए गए? और 106 डिग्री जो बुखार चढ़ा है फारेनहाइट में होता है या आपके सेल्सियस में होता है? बताइए। फारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में मर जाएगा बंदा। ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई थी? सत्य शोधक समाज। और ये किसने की थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। इस ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन नहीं है, गुलामगिरी याद रखना। क्या याद रखना? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। एक बात बताइए मुझे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष बताइए, वर्ष बताइए आपके। 1800 या तो 73 मिलेगा या 1876 मिलेगा, एक बार चेक कर लेना नेट पे। आर्य समाज की स्थापना की गई थी आपके 1875 में, जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में, और जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। एक बार चेक करके बताना। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। ये 24 सितंबर 1873 या 76? फटाफट से कमेंट करके बताइए सारे विद्यार्थी। देखना एक बार, सत्य शोधक समाज की स्थापना हाँ किस वर्ष में की गई थी? गुलामगिरी। लालू यादव ने जवाब दिया सर गुलामगिरी। वेरी गुड भाई साहब। यानी कि 1873 के अंदर 24 सितंबर को इसकी स्थापना की गई थी। और ये किसने की थी भैया? तो आप बोलोगे ज्योतिबा फुले के द्वारा। और ये कहां की गई थी? आपके पुणे में। कहां पे की गई थी? पुणे के अंदर की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का पहला सीएम रहा था, तो आपका जवाब हो जाएगा टी प्रकाशम। टी प्रकाशम। और एक बात बताइए, आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था? आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था? जो बताएगा वो बहुत ही होनहार विद्यार्थी है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष होता है? अब भी सोच लो। आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया वो याद रखना 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन पूछे आपसे, अगर पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर आपके 1956 को। लेकिन याद रखना आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बना था 1953 में। लेकिन इसका पुनर्गठन पूछे ना तो वो आपको बताना 1956। दो बातें। आंध्र प्रदेश राज्य 1953, आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1956। और किस राज्य, किस भाषा के आधार पे बना था? ये तेलुगु भाषा के आधार पे। और इस राज्य से एक राज्य अलग करके देश का सबसे लेटेस्ट राज्य बना है तेलंगाना, 2014 में 2 जून को। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? किस भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? यानी कि किसे भारत का लौह पुरुष? तो लौह पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना था? देखो लालू यादव इतना होनहार विद्यार्थी। एक प्रश्न पूछा मैंने, आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? कमेंट करके बता दिया 1 अक्टूबर 1953। और आप यहां बैठे हो एडवांस चलते हो, 56 बताए हो।
देखिए भारत के किस पुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक बात बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी? उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम पूछ रहा हूं मैं आपसे। महात्मा गांधी। वेरी गुड, महात्मा गांधी। एक बात बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो मूर्ति है वो किस नदी के तट पे, नदी पूछ लेता है, और ये किस राज्य के अंदर पड़ती है? अब प्रश्न आता है इस गुजरात में इस मूर्ति की हाइट बता दो। वाह यार बेटे, 182 मीटर। और बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची क्या है, इमारत है, उसकी 8000 नहीं 828 मीटर है ये। तो एक बात बताइए मुझे, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? 72 मीटर। कितनी है? युवराज एक बात बता मुझे, कुतुब मीनार कहां पड़ता है? और कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी। और एक आता है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहां पड़ता है? मर जाओ वो पाड़ियो पूर्ण माजेगो। ओ प्रेम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? सीधा प्रश्न आता है, भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पूछ रहा है आपके, तो उत्तर हो जाएगा आपके अच्छा सरोजिनी नायडू। अब एक बात बताइए, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस पार्टी की क्या की थी? अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता। और इस कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? ये वर्ष पूछ लेता, जिसके कारण भारतीय कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला लेडी बनी थी। और याद रखना 1925 में। और कहां पे की थी? कानपुर में। तो कानपुर अधिवेशन, तो कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू। अब एक बात बता दीजिए, सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल के पद पे नियुक्त हुई थी? यूपी। सर मनीष को दिखा एक बार स्टूडेंट। मनीष आवे कौन हो? शर्माओ यो। भावी फौजी को दिखाएंगे हम कभी। सीमांत गांधी निम्न में से किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी, जिसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने 1930 में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को उत्तरी पश्चिमी सीमा पे बरकरार रखा था किसने? खान अब्दुल गफार खान ने। और ये व्यक्ति कहां का है? पाकिस्तान का। अब एक प्रश्न आता है, क्या खान अब्दुल गफार को भारत रत्न मिला है? खान अब्दुल गफार को क्या भारत रत्न पुरस्कार मिला है? और किस वर्ष मिला? 1987 में। तो कई बार प्रश्न आता है कि कितने विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? एक खान अब्दुल गफार खान, एक नेल्सन मंडेला जो कहां का था? दक्षिण अफ्रीका। और कई बार प्रश्न ये आता है कि दक्षिण अफ्रीका का पहला बनने वाला अश्वेत राष्ट्रपति 1994 के अंदर, लेकिन उसे भारत रत्न मिला था 1990 के अंदर, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? जेम्स प्रिसेप के द्वारा आपकी जो लिपि थी उसको समझने का कार्य किया गया था। और एक बात बताइए, जो अशोक के शिलालेख है उनकी संख्या कितनी है? अशोक के शिलालेखों की संख्या, लेख। और शिलालेख में से कौन से शिलालेख के अंदर आपको, कौन से शिलालेख के अंदर अशोक के अंतिम और अशोक का एकमात्र युद्ध कलिंग के युद्ध का वर्णन? तो कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के 13वां शिलालेख में उल्लेखित किया गया है। 13वां शिलालेख। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखें। निम्न के बाद, निम्नलिखित में से बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया? तो एकमात्र यही इसका अंतिम युद्ध था जिसका नाम आता है कलिंग या कलिंग युद्ध। और ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अब एक बात बताइए, इस कलिंग के नाम से उड़ीसा के अंदर एक हॉकी का स्टेडियम पड़ता है जिसे बोलते हैं कलिंगा स्टेडियम। तो कलिंगा स्टेडियम भारत के किस राज्य में है?
उड़ीसा में। और कलिंगा स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? हॉकी के लिए जाना था। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को देखिए, चाणक्य डैश को नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से किस व्यक्ति को चाणक्य भी कहा जाता है? याद रखना, उसे विष्णु गुप्त भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि विष्णु गुप्त किसका नाम है, तो आप क्या बोलोगे? चाणक्य का। विष्णु शर्मा अलग है भैया। तो विष्णु गुप्त या चाणक्य या कौटिल्य। अब एक बात बताइए, चाणक्य के द्वारा कौन सा ग्रंथ या पुस्तक लिखी गई थी? अर्थशास्त्र ग्रंथ का लेखक पूछे तो ये आपको ध्यान देना, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की ग्रंथ की बात करें तो यह बताना है। जबकि अर्थशास्त्र नामक सब्जेक्ट या विषय का जनक पूछे, एडम स्मिथ बताना आपको। और इस अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ को किस भाषा में लिखा था चाणक्य ने? संस्कृत भाषा में। और इस अर्थशास्त्र ग्रंथ को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा। तो यही प्रश्न आता है कि चाणक्य किसके प्रधानमंत्री या किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न में। छोड़ू को नहीं के मन हो रही है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे बसा हुआ है दोस्तों? अब एक बच्चा लालू यादव से एक प्रश्न है। लालू भाई, आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए और आपको मैं मेरी तरफ से 100 रुपए भेंट करता हूं। प्रश्न ये है, सुनिए, भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन किसने, यानी कि भारत छोड़ो का नारा पूछना है आपसे। भारत छोड़ो का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया? भारत छोड़ो का नारा। सारे व्यक्ति कमेंट करके बताइए। लालू भी बताएगा क्योंकि लालू के लिए ओपन चैलेंज है, क्योंकि होनहार विद्यार्थी है। हाँ, बताइए भाई साहब। कलिंगा ये 261 सही है आपका। याद रखना आपके यूसुफ मेहर अली। बैठ जाइए वह। लालू यादव के लिए प्रश्न था ये। यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहनत यानी कि मेहर अली लिख रहा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है लालू यादव। तो लालू यादव को 100 रुपए भेंट किए जाएंगे। तो लालू यादव आप मुझे व्हाट्सअप कर देना आपका अपना फोन पे नंबर, आपको 100 रुपए बिल्कुल दिए जाएंगे। नो टेंशन, फ्री माइंड। पार्ले मुना को खाइए अब आप। थम बैठ जो तड़े। जिस दिन थम बता दोगा ना उस दिन मैं बताऊंगा थामने। तो ये किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो? अर्जन, मोहनजोदड़ो रावी के किनारे तो आपका क्या पड़ता है? हड़प्पा। के बताओ मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे, ये बताओ। हाँ, और गग्गर के किनारे कौन सा है? कालीबंगा। किस राज्य में पड़ता है? एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहां पड़ती है? और याद रखना, इस एलोरा की गुफा के अंदर सेलकृत, बस मनीष दिखा दो सर। अच्छा, आ जाओ भाई मनीष, आ जाओ मनीष, आ जाओ। प्रदीप छोड़। वो थोड़ा सा तबीयत डाउन है, कैमरे के आगे थोड़ा डरता है। वो बोलता है कि डॉक्टर ने मना करा है लेंस के आगे आने के लिए। एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों ये कहां पड़ते, उत्तर देना है। अर्जन यहां देख बोर्ड की साइड। एलोरा की गुफाएं कहां ये बताना है। और एलोरा की गुफा के अंदर एक सेलकृत मंदिर है। क्या है भैया आपके? और सेलकृत मंदिर या इनकी जो चित्रकारी है वो कितनी संख्या है? 34। कितनी चित्रकारी है?
34। और 1 से लेकर आपके जो 12 सेलकृत आपके चित्र हैं वो किस धर्म को दर्शाते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। याद रखना, बौद्ध धर्म को। किसको दर्शाते हैं? बौद्ध धर्म को। वहीं पे 13 से लेकर आपके 29 सेलकृत आकृतियां किसको दर्शाती है? हिंदू धर्म को। और वहीं पे 30 से लेकर 34 जो सेलकृत है वो किसको दर्शाती है? जैन को। और बताते हैं कि एलोरा के जो मंदिरों का निर्माण है वो राष्ट्रकूट के कृष्ण देव प्रथम के द्वारा इसके बनाए थे। और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में पड़ती है? और एलोरा की गुफाएं किस जगह पे पड़ती है? जगह पूछा जाता है। वेरी गुड, औरंगाबाद में। जहां पे क्या बना हुआ है? बीबी का मकबरा। औरंगाबाद, औरंगाबाद में, ये आपको ध्यान देना है, महाराष्ट्र के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए। निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? लेकिन इल्तुतमिश ने क्या करवाया? इसका पूर्ण निर्माण करवाया। लेकिन किसी कारणवश बताते हैं कि इसकी जो चौथी मंजिल है ना वो टूट गई और चौथी और एक नई मंजिल बना दी, 5वीं। यानी कि चौथी और 5वीं मंजिल का जो निर्माण है वो किसने करवाया? ये प्रश्न आता है। तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक। जी लगा के याद रखोगे ना इतना प्रश्न तो पेपर क्रैक हो जाओ। थार ध्यान तो और खड़े ही है। कोई कहे मनीष दिखा दे, कोई कहे मनीष ने चकली हो। तो यहां राइट उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और याद रखना, इस कुतुब मीनार की हाइट पूछ लेता है तो कितनी बताओगे? और ये कहां पड़ती है? अब फटाफट से जब मीनार की बात आ गई तो भारत की सबसे ऊंची मीनार पूछे तो सारे व्यक्ति ये बताइए मुझे, चांद मीनार कहां पड़ती है? चांद पूछा है मैंने। 4 पूछूंगा, जब 4 लिख दूंगा ये ले 4 ले। ये तो बता दोगे आप हैदराबाद में। चांद मीनार की बात पूछो तो ये किस राज्य में, ये बताइए। चांदपोल है वो, मेट्रो स्टेशन है। फिरोज शाह तुगलक। लालू यादव देख लो, होनहार विद्यार्थी है लालू यादव। देख लो, लालू यादव को 100 रुपए पक्का दूंगा भाई साहब। रिचार्ज करा लियो 100 रुपए का नेट का। बांध कोनी, चांद मीनार है। बताइए आप सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताइए। चांद मीनार, 4 मीनार पड़ती है हैदराबाद में। और एक बात बताइए मुझे आपके, दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर है, दौलताबाद। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु का नाम बताना है। यह प्रश्न है। और लगा लूंगा पीडीएफ तो। रुक जाओ एक बार। सिख धर्म, एक बात बताइए, सिख धर्म की शुरुआत कब हो रही है? 1400 और 1499 से लेकर 1539 तक इसके कौन से गुरु आ रहे हैं? गुरु नानक। कौन आ रहे हैं? गुरु नानक देव। अरे रुक जाओ एक बार, क्यों ताफड़िया हो रहे हो? दिखा तो दूंगा मैं। औरंगजेब 1539 से लेकर आपके 1552 तक एक गुरु आए जिसका नाम आता है गुरु अंगद। कौन आया? ये लास्ट पर्सन है, आराम देख लो सारा। उसके बाद में 1552 से लेकर आपके 1574 तक एक गुरु आए जिसका नाम आता है गुरु अमरदास। फिर उसके बाद में आपके जो गुरु आए उसका नाम आता है आपके 1574 से लेकर आपके 1581। इस गुरु का नाम आता है गुरु रामदास। सारा ध्यान दे ले और कैमरा का नहीं। 1581 के बाद में आपके 1606 तक आपके गुरु आए थे गुरु, अरे वाह, अर्जन देव। उसके बाद में 1606 से लेकर 1644 तक आपके गुरु आए छठे नंबर का
गोविंद। उसके बाद में आपके गुरु आए थे, गुरु 1644 से लेकर 1661 तक। नाम आएगा गुरु हर राय, गुरु हर राय, गुरु लगा लेना इनके आगे। फिर उसके बाद में जो अगला गुरु है वो 1661 से लेकर आपके 1664 तक, इसका नाम आता है गुरु हर कृष्णन। उसके बाद में जो गुरु आए 1664 से लेकर आपके 1675 तक, इस गुरु का नाम है गुरु तेग बहादुर। उसके बाद में अंतिम गुरु आए आपके 1675 से लेकर 1708 तक। कब तक भैया? 1708, हाँ 1708 तक। और इस गुरु का नाम आता है गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु हैं? ये 10वें हैं, तो 9वें नंबर के, और 8वें नंबर के, और 7वें नंबर के, और 6ठे के, और 5वें के, और 4थे के, और तीसरा नंबर का गुरु, और पहले दूसरे नंबर का, और पहले का। अब लास्ट एक बात बता दो, लास्ट एंड फाइनल बात, गुरुओं में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? संकलन मतलब होता है आदि ग्रंथ का जन्मदाता। और सिखों की जो धार्मिक पुस्तक है ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब नामक जो पुस्तक चलाई है वो तो चलाई थी आपके गुरु गोविंद सिंह ने, जिसने पुष्कर झील के किनारे इस पुस्तक का पाठ पढ़ा था। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए आदि ग्रंथ, वो लिखा था सिखों के 5वें गुरु ने, जिसका नाम आता है गुरु अर्जुन देव। इसमें से किस गुरु को जहांगीर के द्वारा मरवाया गया? जहांगीर ने मरवा दिया गुरु अर्जुन देव। इसमें से किस गुरु को तेग बहादुर ने मरवाया? सॉरी, औरंगजेब ने मरवाया। तेग बहादुर। किसने भैया? तेग बहादुर। तो आज की क्लास का ये अपना अंतिम प्रश्न था। तो सभी को घर के लिए एक होमवर्क देता हूं, वो सारे विद्यार्थी करके लेके आना। अब देखिए होमवर्क क्या है, पढ़े नहीं है, प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दूंगा, दे रहा हूं तो एक बार रुक जाओ। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल और प्लस में कुल लंबाई, ये कमेंट करके आपको बताने। ये होमवर्क आज की क्लास का। आप तो मैथ वाले सर भी ज्यादा अच्छा है सर, आज तो मैथ वाले सर से भी ज्यादा था। अरे सारे बढ़िया है। लालू यादव, आप बिहार से हो या यूपी से हो ये बताओ पहले कमेंट करके। 649 कुल लंबाई। और आगे? और कौन सी नदी का पानी उठाता है ये? हाँ, एक सतलुज है, और सतलुज में कौन गिरती है? व्यास। यूपी में गाजीपुर से सर, वेरी गुड। गाजीपुर के तो मैंने सुना बदमाश भी होते हैं, गुंडे भी होते हैं, आप उनमें से तो नहीं होगे। अगर कोई गलती होगी तो माफ कर देना। ओहो, मनीष ने कमेंट किया है 649 किलोमीटर। एक बच्चे की ख्वाहिश थी कि मनीष को दिखाया जाए, और मनीष बेचारे, हम्बल रिक्वेस्ट है मनीष, आप मिलो आके लालू यादव से। कल मिलेंगे आपसे लालू यादव, कल पक्का।